बहुत लंबी कहानी है। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एक बहुत गरीब फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। मेरे फादर मजदूरी और किसानी करते थे। शुरू से मेरा मन था कि हम गांव में करें, चूँकि हम लोग को बड़ा पढ़ाई में बड़ी दिक्कत हुई थी, अभाव हुआ था। तो मेरा शुरू से था कि हम गांव के लिए कुछ करें। बच्चों को, हर व्यक्ति के पॉकेट में आप पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन गांव समाज के लिए जहां से आप बिलोंग करते हैं, नहीं, डर रहेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। और आपको कितना भी को लोग डगमगाए, आपको डगमगाना नहीं है। जो आपने टारगेट तय किया है, जो लक्ष्य तय किया है, उसको हमको पूरा करना है, उसका कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहेंगे भी कि यूथ और महिला खास करके यदि पॉलिटिक्स में आते हैं तो बिहार की दिशा और दशा बदलेगी। जैसे अब तेजस्वी जी है, हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, ऐसे लोग आएंगे ना बिहार का भविष्य में। इनके पास प्लान है, इनके पास विजन है, इनके पास सोच है, इनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारा युवा आगे कैसे बढ़ सकता है, चूँकि युवा प्रदेश है बिहार। और हम लोग कुछ न कुछ बेहतर करेंगे बिहार के लिए, बहुत बेहतर करेंगे। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे और करते ही हर मंच से हम लोग करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा ये बेहतर हो जाएगा, इंफ्रा बेहतर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है पलायन रुकेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिक्स को। मेरा नाम अभिषेक है। संघर्ष करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कभी झोपड़ी के मकान में रहने वाले कैसे करोड़पति बन गए, संजीव मिश्रा जानते तो होंगे ही आप। हर कोई जानता है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है संजीव मिश्रा को। हमारे साथ संजीव मिश्रा हैं। इनको हर कोई किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इनका संघर्ष कैसा रहा। किसान के बेटे थे और किस तरीके से मेहनत मजदूरी से इन्हें पढ़ाया गया, और फिर ये खुद बच्चों को पढ़ाने भी लगे क्योंकि पैसे का अभाव था। ऐसे में खुद पढ़ने के लिए कुछ बच्चों को पढ़ाना पड़ा। उसके बाद कैसे सफलता पाई, इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं की जुबानी। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कभी झोपड़ी के मकान में आप रहते थे, किसान के बेटे हैं, कैसे करोड़पति बन गए? देखिए, ये जो कहानी है बहुत लंबी कहानी है। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एक बहुत गरीब फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। मेरे फादर मजदूरी और किसानी करते थे। 2 भाई हैं, छोटा भाई है मेरे से। और आपने जो बताया ये सच्चाई है कि जब मैं सोता था तो रात में हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते थे कहीं बारिश ना हो जाए, ताकि वो बिछावन पे, हमारा बेड पे कहीं पानी गिर जाए। झोपड़ी में रहते थे, एकदम बिल्कुल सच्ची कहानी है ये। और हमने 10वीं तक गांव में पढ़ा। पढ़ाई के बाद हमने 11वीं 12वीं फॉर्मेशन से किया, फिर ग्रेजुएशन हमने पूर्णिया से किया। लेकिन आप जिस इलाके से आते हैं, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। सुपौल के छातापुर इलाके से आते हैं, वहीं आपका जन्म हुआ, वहीं से आपने पढ़ाई की, फिर आगे कैसे बढ़े? वही मैं बता रहा हूँ कि हमने 10वीं गांव से की है, 11वीं 12वीं हमने फॉर्मेशन से, फिर ग्रेजुएशन मैंने पूर्णिया से किया। क्योंकि पैसे की तंगी थी तो पूर्णिया में मुझे ट्यूशन करना पड़ा, और धीरे धीरे ट्यूशन कोचिंग मेरा बहुत अच्छा हो गया। मतलब ऐसा हो गया कि मतलब लग रहा था कोई प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों को मैं पढ़ाने का जो मेरा सिस्टम और तरीका था, जो प्लानिंग थी, वो काफ़ी अच्छा था। पेरेंट्स को भी अच्छा लगता था, बच्चे का रिजल्ट भी अच्छा था। तो मेरा कोचिंग सेंटर भी उस टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो गया था पूर्णिया में। फिर हमें नौकरी लग गई, और चूँकि हमें आगे की पढ़ाई करनी थी, सीए करनी थी, मन में था कुछ बड़ा करने का, तो हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में हमने सीए की पढ़ाई के साथ साथ, हमारा चूँकि पैसे की दिक्कत थी तो इतने बड़े शहर में, फिर हमने नौकरी भी किया। नौकरी के साथ साथ फिर धीरे 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 आमदनी बढ़ गई। और हमने फिर चूँकि जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे पहले लोग अपने नेटिव प्लेस में करते हैं। चूँकि उस टाइम में शादी हुआ नहीं था, तो जो भी पैसा कमाता था हम लोग गांव में, पूर्णिया में, चूँकि मेरा ये था रिलेशन और सारे रिश्तेदार पूर्णिया में रहते थे। अब पूर्णिया का भविष्य दिखता भी था, क्योंकि आसपास में हमें पता था, जो हमने मास्टर प्लान देखा था पूर्णिया के, पूर्णिया आने वाले समय में अच्छा डेवलप करेगा। तो हमने पूर्णिया में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया धीरे धीरे। और मुझे लगा कि कुछ टाइम के बाद जब गांव आते थे तो कुछ पहचान नहीं मिल पाती थी, लोग जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो कई लोगों ने आपको सलाह भी दी थी कि मत करो, कुछ घाटा हो जाएगा, घाटे का सौदा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो लोग मेट्रो सिटी की तरफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेरेंट्स ने और गांव वाले, जो भी दोस्त रिश्तेदार थे, कि भाई लोग दिल्ली पंजाब बाहर जाता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, राजधानी में करता है, तुम गांव में क्यों कर रहे हो। पूर्णिया में कि गांव में मेरा काफ़ी लंबा इन्वेस्टमेंट था। गांव में हमने काफ़ी खेत खरीदा था, और हाईवे के बगल में जो भी स्कूल कॉलेज में बना रहा हूँ, और बनाया मैंने अभी हॉस्पिटल वगैरह, सारा मेरा उसी टाइम का इन्वेस्टमेंट था, दिल्ली की कमाई थी। तो उस तरीके से हमने, मतलब, लेकिन लोग पहचानते नहीं थे हमको गांव में। तो हमने लगा कि नहीं भाई, हमें अपने गांव में भी कुछ करना चाहिए। और शुरू से मेरा मन था कि हम गांव में करें, चूँकि हम लोग को बड़ा पढ़ाई में बड़ी दिक्कत हुई थी, अभाव हुआ था। तो मेरा शुरू से था कि हम गांव के लिए कुछ करें, बच्चों को,
हर व्यक्ति के पॉकेट में आप पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन गांव समाज के लिए जहां से आप बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी को आपको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके लिए। तो हमने शिक्षा के लिए सोचा कि शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, यदि हम हमारे गांव के बच्चे शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ उसका डेवलपमेंट ज़रूर होगा। तो हमने पेरोमा पब्लिक स्कूल की शुरुआत की 2015-2016 में गाँव में, और धीरे धीरे हमारा वहाँ हॉस्पिटल हो गया, बीएससी नर्सिंग अभी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, ढेर सारा चीज़ यूनिट में भी ला रहे हैं। फिर हमारा पूर्णिया में आप हाउसिंग सोसाइटी में कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ नहीं था, हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे जीरो था। फ्लैट लोग समझते भी नहीं थे, जो बाहर जाते थे दिल्ली मुंबई उनको पता था, बाकी जो लोकल लोग थे उनको पता भी था फ्लैट कल्चर होता क्या, एक्चुअल में था ही नहीं। तो हमने 2015 में काम स्टार्ट किया, आज से 10 साल पहले, धीरे धीरे। और जब उस टाइम में जब मैं काम स्टार्ट किया था तो डीमोनेटाइजेशन हो गया, फिर जीएसटी आया, फिर रेरा आया, ढेर सारे कंप्लाइंसेज हम लोग को पूरा करना पड़ा। उसके बावजूद भी हमारी कंपनी धीरे धीरे काफ़ी ग्रोथ की। शुरुआती दौर में तो आया होगा मन में कि लगता है डूब जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों ने कहा, मतलब डूबने का थोड़ा सा? यदि आपके पास मास्टर प्लान अच्छा हो, आपने ड्राइंग अच्छा बनाया है, सोच और प्लानिंग आपकी अच्छी है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर सफलता नहीं मिलती है, सफलता आपको भी समय लगा सफलता में। कई लोग होते हैं जिनको सफलता सोचते हैं कि हमको तुरंत सफलता चाहिए। नहीं, डर रहेगा तो सफलता नहीं मिलेगी, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। और आपको कितना भी को लोग डगमगाए, आपको डगमगाना नहीं है। जो आपने टारगेट तय किया है, जो लक्ष्य तय किया है, उसको हमको पूरा करना है, उसके पीछे लग जाना है। दायां बायां देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड देखना है, आगे बढ़ना है। जो आपका लक्ष्य है उसको निर्धारण आपने किया है, उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, तो सफलता जरूर मिलती है। आज के युवा सोचते हैं कि 1 महीने में इन्वेस्ट किया और करोड़ों कमाना है। ऐसे नहीं होता भैया, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में सबसे बड़ा चीज़ पेशेंस और कॉन्फिडेंस, बड़ा पहला पूंजी है। तो सबसे पहला पूंजी वही है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। कोई भी कितना भी डेविएट करे, आपको डेविएट नहीं होना है और अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहना है। आपको सफलता, आप किसी भी बिजनेस को 5 साल दीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप चाहेंगे कि आज इन्वेस्टमेंट करें, हम तो शुरुआती दौर में 11,000 रुपये यदि कोई देता था खुश हो जाते थे, चलो एक मकान तो बिके, आज नहीं कल पैसा देगा। इस तरीके से हम लोगों ने घर दिया, 50% पेमेंट देकर के लोगों को गृह प्रवेश करा दिए। और आज का समय है कि डिगिंग होता है, उससे पहले मेरा माल बिक जाता है, वेटिंग में लोग है, ये स्थिति हम दे नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए तो संघर्ष है ही। किसी भी चीज़ के लिए आप छोटे से छोटे इंडस्ट्री की बात करें, स्टार्टअप की बात करें, ट्रेडिंग की बात करें या सर्विसेज की बात करें, किसी भी सेक्टर में तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य रखेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, बिहार में अब चुनाव भी होने वाले हैं। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में आपका जहाँ घर है छातापुर, वहाँ आपने समाज सेवी हैं, वहाँ काफ़ी पॉपुलर भी हैं, कई लोगों से हमने सुना है। और आपको लोग, जब आप गाँव जाते हैं तो लोग कहते हैं कि विधायक बन जाइए ना, समाज तो सेवा करते ही हैं, कभी विधानसभा में भी हमारे क्षेत्र का मुद्दा उठा दीजिए। ऑब्वियस है कि आप अपना इंडिपेंडेंट कितना कीजिएगा। तो पब्लिक तो चाहते हैं कि भाई हाउस जाएंगे, ऐसे विजनरी व्यक्ति है। गांव में लोग बोलते हैं आपका विजन बड़ा अच्छा है, आपने पूर्णिया को बदल दिया है, आप जहां भी प्रोजेक्ट लगाए हैं वहां आपका प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ है। तो इतना बड़ा विजन है तो आप क्यों नहीं आते पॉलिटिक्स में, ताकि पॉलिटिक्स में आएंगे तो हमारे गाँव का, हमारे समाज का, हमारे एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो लोगों का बात तो है, लेकिन अभी देखिए क्या है कि अभी की जो स्थिति है पॉलिटिक्स की, तो अभी पॉलिटिक्स देखेंगे, जो विजनरी व्यक्ति है वो जगह पे नहीं है, जिनको काम आता है वो जगह पे नहीं है। लुच्चा लंपट सब आ गया है पॉलिटिक्स में। इसके पास विजन नहीं है, सोच नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ अपने परिवार और बच्चे के लिए सोचते हैं, वही लोग पॉलिटिक्स में। अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग नहीं आ पाते हैं, ये स्थिति है। इसीलिए उसको जगह ही नहीं मिलता, उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। इसीलिए जितने भी यूथ है नहीं आना चाहते पॉलिटिक्स में। वो सोचते हैं कि 50,000 25,000 का नौकरी कर ले, छोटा मोटा बिजनेस कर ले, पॉलिटिक्स में नहीं आए। तो मेरा ये कहना है, यदि यूथ पॉलिटिक्स में आएंगे, और अभी के जो जनरेशन के हमारे जैसे यूथ है वो लोग बेहतर कर रहे हैं, सोसाइटी को अच्छा देने का कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहेंगे भी कि यूथ और महिला खास करके यदि पॉलिटिक्स में आते हैं तो बिहार की दिशा और दशा बदलेगी। जैसे अब तेजस्वी जी है, हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, ऐसे लोग आएंगे ना बिहार का भविष्य में। इनके पास प्लान है, इनके पास विजन है, इनके पास सोच है, इनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि हम कैसे कर सकते हैं, हमारा युवा आगे कैसे बढ़ सकता है, चूँकि युवा प्रदेश है बिहार। और इनका विजन है। और जो लोग कुर्सी पे बैठे उनके पास कोई विजन नहीं, उनको कुर्सी कैसे बचाना है वो विजन उनको आता है, उनका घर परिवार कैसे चलेगा वो विजन उनके पास है। लेकिन बिहार अच्छे से कैसे चले, यहाँ का पलायन कैसे रुके, यहाँ लोगों को रोज़गार कैसे मिले, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़े। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, टैक्सेशन नहीं बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट स्टेट का कैसे डेवलपमेंट करेंगे। सिर्फ सेंट्रल के भरोसे आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको स्टेट की भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्टेट अच्छा करेगा तो सेंट्रल भी मदद करेगी।
यदि ये स्टेट अच्छा नहीं करेगा तो सेंट्रल भी मदद नहीं करेगी। यही बिहार की दुर्दशा है। अभी यहाँ के बच्चे बाहर जाते पढ़ने के लिए, वो भी पलायन है, शिक्षा के लिए बाहर, स्वास्थ्य के लिए बाहर, नौकरी के लिए बाहर। तो भाई बिहार में है क्या? और आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं आ रहा, आपके इंडस्ट्री नहीं आ रही, आपके बच्चे, बिहार के बच्चे बाहर जाके अच्छा काम कर रहे हैं और बिहार में नहीं मिल पा रहा उनको संसाधन मुहैया कराइएगा, उनको एक प्लेटफॉर्म दीजिएगा, सिंगल विंडो सिस्टम कीजिएगा, कंप्लाइंसेस को कम कीजिएगा, तो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर क्यों जाएंगे, यही काम करेंगे। ये स्थिति है बिहार का। मुझे नहीं बोलना चाहिए बीइंग अ बिजनेसमैन, लेकिन मैं मतलब बहुत तकलीफ़ के साथ बोल रहा हूँ कि बिजनेसमैन को तकलीफ़ है, यहाँ दिक्कत है। यहाँ के बच्चे बाहर जाके स्टार्टअप कर रहे हैं, बिहार में क्यों नहीं कर रहे? बहुत बड़ा सवाल है। जब यहाँ के बच्चे यहाँ बिहार में काम करेंगे तो बिहार का ऑब्वियस है कि इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, पलायन रुकेगा, यहाँ का गवर्नमेंट का रेवेन्यू टैक्सेशन का पार्ट जो है वो बढ़ेगा। क्या तो लगता ऑब्वियस है है आपको? आप तो घूमते हैं, तमाम बड़े चेहरों से बातचीत भी करते हैं, इसमें क्या होने वाला है? क्या तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का गठबंधन जीत जाएगा? देखिए, हमारे नेता, ये जो यूथ है, मुकेश सहनी जी का सफ़र बहुत आसान नहीं था। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, लग्जरी लाइफ छोड़ करके बिहार की दशा अपने समाज के लिए, अपने अति पिछड़ा के लिए और यूथ के लिए हर जगह समानता की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं। तो ऐसे लोग यदि आएंगे पॉलिटिक्स में तो ऑब्वियस है और सफलता मिलेगी, तो ऐसे लोगों को आने से कहीं न कहीं बिहार की दशा बदलेगी। चुनाव लड़ेंगे आप? ये तो नेता निर्णय करेंगे, लेकिन मैं संगठन में काम कर रहा हूँ एक कार्यकर्ता के रूप में। पार्टी को मजबूत कर रहे हैं हम लोग और हमारी सरकार बनेगी, ये बात तय है। और हम लोग कुछ न कुछ बेहतर करेंगे बिहार के लिए, बहुत बेहतर करेंगे। सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे और करते ही हर मंच से हम लोग करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, शिक्षा ये बेहतर हो जाएगा, इंफ्रा बेहतर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है पलायन रुकेगा। हमारे यूथ यहाँ काम करेंगे, कंप्लाइंसेज अच्छा रहेगा, पेपर वर्क अच्छा रहेगा। आप यदि संसाधन मुहैया कराइएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके क्यों अच्छा कर रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो ये सब चीज़ काफ़ी चेंज होगा। 2025 में आपको बदलाव दिखेगा। तेजस्वी सीएम बिल्कुल बनेंगे। मुकेश सहनी बनना चाहिए, डिप्टी सीएम एकदम बनना चाहिए। आपको मौका देती है पार्टी तो लड़ेंगे? तो मौका ये तो नेता निर्णय लेंगे, हमको लड़ाने, जो नेता का आदेश होगा वो हम लोग करेंगे। आदेश होगा तो पालन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो संजीव मिश्रा थे, सीएमडी भी हैं पनोरमा ग्रुप के, और साफ साफ बता रहे हैं बिहार में विजन वाले नेताओं को कुर्सी नहीं मिली है। अगर विजन वाले नेताओं को कुर्सी मिलेगी तो बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार का भविष्य आगे बढ़ेगा। और जिस तरीके से लोगों को बाहर जाना पड़ता है, चाहे पढ़ाई से लेकर नौकरी तक, हर चीज़ के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अगर विजन वाले नेता यानी कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की जोड़ी बिहार में सरकार बनती है तो बाहर नहीं जाना होगा, यहीं पर नौकरी भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा और पढ़ाई भी, अच्छी शिक्षा भी यहीं पर मिलेगी। और इन्होंने अपने संघर्ष की बात भी बताई है, किस तरीके से संघर्ष करना पड़ा, कितनी चुनौतियां थीं, एक साथ तीन बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन डगमगाए नहीं, हार नहीं मानी। और हार नहीं मानी तो आज सफलता पाई है। और सफलता पाने के बाद अब देखना होगा पार्टी से टिकट मिलता है कि नहीं। पार्टी से टिकट मिलता है तो जब समाज सेवी हैं और इतने लोगों की मदद की हैं तो देखना होगा जनता किस मूड में इनको जिताएगी। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।